ज्वाइन की है आभा मैम। अभी तो रहेंगे। This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार को ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चले घोष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज के प्रथम सत्र की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे BHB के चीफ हैं, तो आज उनका सेकंड क्लास शुरू होगी सेकंड सत्र में। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और खुद क्लास लेती हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग और जो लोग जुड़ेंगे भी, उनका भी स्वागत कर रहे हैं और हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो हमारे एकूप इस वीडियो के प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एकूप प्रसार शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है
कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग तीसरे सेमेस्टर पर क्लासेस शुरू कर रहे हैं। वो हमारी 10 तारीख से शुरू हुई थी और आज हमारा सेकंड क्लास है जिस पर हम लोग जो है दूसरी बार मिल रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रीटाइज 3 जो डॉक्टर वॉल के संबंध में। डॉक्टर वॉल ने जो किताबें लिखी उनके आधार पर खेमका सर ने ट्रीटाइज 3, ट्रीटाइज 4, ट्रीटाइज 5, 3, 4, 5 3 किताबें लिखी हैं और उसी पर उनका विवेचना है। तो उसी पे हम ट्रीटाइज 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे आज सुधा पाठक जी के साथ। ट्रीटाइज 3 के चैप्टर 2, चैप्टर 3 और इसमें जो डॉक्टर वॉल के सिद्धांत हैं, इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 6 जिसमें एडी मेरिडियन यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एलर्जी एंड वैस्कुलर डीजेनरेशन मेरिडियन, उस पर चर्चा करेंगे। ओवर टू सुधा पाठक जी। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। और जिस तरह सर ने भी बताया, आज हम ट्रीटाइज 3 में, चाइनीज में ट्रीटाइज 3 में इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर EAV, जो कि हमारे इस थेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक चैप्टर की चर्चा हो चुकी है, हमारे साथी ने ही हमें बता रखा है, हमारे साथ चर्चा कर रखी है कि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग डॉक्टर वॉल ये क्या है और इसकी क्यों उपयोगिता हुई। हमारा थेरेपी था, लेकिन इसके बाद इसकी क्यों उपयोगिता हुई, क्यों यह इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझती हूँ कि सबको ये पता है EAV इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग डॉक्टर वॉल। इसका एक इंट्रोडक्शन, परिचय ये क्या है, इसके बारे में बताया है कि यह एक प्रमुख जर्मनी के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। इसमें उन्होंने इसके बारे में उन्होंने क्या किया, 9 नए मेरिडियन के हमारे पास वैसे ही ऑलरेडी 12 मेरिडियन और 2 कंट्रोलिंग मेरिडियंस वैसे थे। उसके बाद इन्होंने और 9 मेरिडियन की हमें 9 मेरिडियन को इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें 4 हाथ में 4 पैर में और 1 आई ऑर्बिट मेरिडियन, सभी मिलकर 9 EAV के अकॉर्डिंग 9 मेरिडियन और इंट्रोड्यूस कराया। जिसमें कि अगर हम देखें तो LY मेरिडियन, ND मेरिडियन, AD मेरिडियन, OR मेरिडियन, JD मेरिडियन, इसके बाद फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन, SK स्किन डिजेनरेशन मेरिडियन, फैट डिजेनरेशन एंड लास्ट में है आई ऑर्बिट मेरिडियन। इन सबों से इंट्रोड्यूस कराया है। इनका इतना ज़्यादा इस थेरेपी में इतना ज़्यादा इफेक्ट आता है कि किसी भी बीमारी में अगर इसका हम सही ढंग से इसके पॉइंट्स को अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद आज हम इसके बारे में, इसके प्रिंसिपल और फंडामेंटल को जानेंगे, क्या इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका फंडामेंटल क्या है। क्योंकि हमें आज 3 चैप्टर्स लेना है, इसलिए हम अपने सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले, इसमें प्रिंसिपल बताने से पहले इसमें बताया गया है कि आइटिस और ओस या सिस, इसके बारे में बताया गया कि यह किसी भी बीमारी के साथ अगर लग जाता है तो वो किस रूप में परिलक्षित होता है, किस रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा का जहाँ पर अर्थ होता है वहाँ है आइटिस लगता है, जैसे प्रदाह, सूजन, जलन। जैसे अगर एग्जाम्पल में ले हम अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, स्टेमेटोलाइसिस और ग्लाइसोसाइटिस। तो इस तरह से हमने देखा सबके लास्ट में आइटिस लगा हुआ है, ITIS। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिसके लास्ट में है आइटिस लगा हुआ, उसमें प्रदाह या इन्फ्लामेशन, इसको हम कहेंगे। दूसरा है सम्यक ऊर्जा का अभाव, जैसे कि ओस या सिस, शून्यपन होता है, शून्यपन के कंडीशन में। और एक बात और जोड़ना चाहूँगी, इन्फ्लामेटरी डिजीज या आइसिस लगा है तो वो एक तरह से वो क्रॉनिक के ये में चला जाता है, क्रॉनिक डिजीज हो गया। और ओसिस मतलब एक्सेस है और अभी अभी उसका प्रभाव आया है शरीर में, तो इसमें वो एक्यूट के ये में आता है, सीरीज में आता है। तो इसमें है शून्यपन, कार्य क्षमता का ह्रास, जैसे पैरालिसिस, न्यूरोसिस, वेरिकोज इत्यादि। तो इसमें इसके बारे में इसको कैटेगराइज किया गया है कि सिस के अंदर
आइटिस के अंदर और सिस के अंदर या सिस के अंदर और आइटिस के अंदर किस किस तरह की बीमारियां किस किस तरह के उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो सबसे पहले है सिस के रूप में दो जगह इसको कैटेगराइज किया गया है। सिस जिसमें कि एक्यूट होता है उसमें हमारा, सॉरी सर, जिस आइटिस आइटिस एक्यूट हाँ आइटिस एक्यूट सिस हाँ जो बिल्कुल chronic सही, होगा। हाँ आइटिस एक्यूट है और सिस क्रॉनिक है। तो सिस के रूप में ऐसे फाइब्रोसिस गांठ का बनना, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न, किसी भी जगह अगर सिकुड़न हो जाती है, इनहेबिटेशन, पैरासिम्पेथेटिक, सोमेटिक, ब्रेन, बेसिस, कोल्ड, कॉज, स्टेसिस, सलाइवा इंटेस्टाइनल जूस, पेरेनक्रेटिक जूस, ये सभी में अगर ये सभी इसमें आता है, इसमें बीमारी इस तरह से होती है तो वह क्रॉनिक के रूप में ये एक्यूट सिस, हाँ क्रॉनिक के रूप में है और वो सिस के कैटेगरी में आते हैं। और अगर आइटिस में हम देखें तो इसका नेचर है प्रदाह, फैलाव, एक्सपेंशन, इन्फ्लामेशन, स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक मोड में, एक्टिव मोड में होता है, और पैरासिम्पैथेटिक अगर है तो वह रेस्ट मोड में है। फिर है विसरल्स, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंतर्गत आता है, एसिडिक होता है, ये बेसिक है सिस, और आइटिस है एसिडिक। फिर जहां तक सिस है कोल्ड है, ये आइटिस है हीट कंडीशन में, कॉज है इसका कारण होता है, और ये सिम्टम इसके लक्षण नजर आते हैं। स्ट्रेसिस है रुकावट के रूप में अगर सिस में देखें तो, और आइटिस में है सर्कुलेशन प्रदाह, गैस्ट्रिक जूस में के रूप में आता है, और इसमें आता है सिस में सेलाइवरी या इंटेस्टाइनल जूस में। फिर अमाशय का स्राव आइटिस में आ रहा है, बाइल, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड बाइल है, बाइल या पित्त, ये सभी इसमें आ रहे हैं, आइटिस के रूप में आ रहे हैं। फिर इसके बारे में कुछ कुछ हमें बताया गया है कि जो जन्मा है उसका क्रमिक विकास होता है, बढ़ता है, ये तो हम सभी जानते हैं। फिर चीनी एक्यूपंक्चर के अनुमान के आधार पर ऊर्जा से उपचार किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी, इससे इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में डर्मेट्रॉन नामक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की सहायता से शरीर के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक ऑर्गन की वास्तविक ऊर्जा मापी गई है। तो अभी तक जो हमने मेरिडियन में देखा था, ऊर्जा फ्लो होती है, रुक जाती है, डिफिशिएंट हो जाते हैं, ये सब का कोई मापदंड नहीं था। लेकिन जब से ये ईएवी के अकॉर्डिंग डर्मेट्रॉन मशीन के की सहायता से इसमें शरीर के प्रत्येक बिंदु पर तथा प्रत्येक ऑर्गन में वास्तविक ऊर्जा को मापा गया, इसलिए इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। जहां ऊर्जा कम है, एक्यूरेट जब उसका कैलकुलेशन होता है, उसका मेजरमेंट आता है, तो उसके हिसाब से उसको बढ़ाया है, घटाकर उसका ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से देते हैं। इसमें अनुमान की जगह वास्तविक डायग्नोसिस की जाती है। तो वही बात, इसमें अनुमान नहीं लगा जाता है। जैसे कि हम अगर सोचते कि ST36 पर ऊर्जा कम है तो उसको हम टोन करते, और अगर ज्यादा है तो उसको सेडेट करते। ये एक अनुमान के आधार पर हमने अभी तक दिया था, लेकिन इसमें बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे टेस्ट का रिपोर्ट आता है, ऐसे डर्मेट्रॉन मशीन के सहायता से उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और अनुमान से नहीं बल्कि उसका परफेक्ट डायग्नोस करने के बाद, उसका मेजरमेंट लेने के बाद उसका उपचार किया जाता है। क्लासिकल चाइनीज एक्यूप्रेशर में रोगी के शरीर में उपलब्ध ऊर्जा को शरीर की ऊर्जा संतुलन में काम में लाया जाता है। ये क्लासिकल और इसमें दोनों में अंतर बताया गया है कि वहां अनुमान के जहां पर ज्यादा ऊर्जा, उसको बैलेंस करके लिया जाता है। ईएवी के द्वारा शरीर में इच्छित क्षेत्र अथवा इच्छित ऑर्गन से सीधे विद्युत ऊर्जा दी जा सकती है तथा ऊर्जा वांछित मात्रा में बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें बिल्कुल ये के साथ टेस्ट के जैसे रिपोर्ट होता है, प्रूफ के साथ कि कहाँ ऊर्जा कम है, कितनी ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग इसको देख करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बीमारियों का पूर्वाभास तथा उपचार, यदि विष द्रव्यों होमोटॉक्सिन्स का उत्पादन करता है, शरीर हम जानते हैं कि टॉक्सिन्स का भी उत्पादन करता है तथा उन्हें शरीर से बाहर निरंतर निकालते रहता है। जब ये विष द्रव्य शरीर में रह जाते हैं तभी वह क्या होता है, बीमारी के रूप में, टॉक्सिन्स के रूप में, टॉक्सिन जब रह जाता है वही हमारे शरीर में ऊर्जा को अवरुद्ध करता है, जगह जगह पर रुक कर, कम होकर, ज्यादा होकर, और इस तरह से बीमारी का रूप लेता है। जब शरीर में विष द्रव्य बढ़ने लगते हैं तो शरीर के सेल्स खराब होने लगते हैं तथा गंभीर बीमारियां होती हैं। शरीर में टॉक्सिन्स का कौन सा फेज है या उपचारकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसको बताया गया है कि किस तरह का कौन सा फेज है, उस फेज को जान करके हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो शरीर में अगर स्व-विकिरण क्रिया हो, शरीर में बीमारियों की अवस्थाओं के बारे में, फेजेस ऑफ डिजीज इन बॉडी, शरीर में स्व-विकिरण की क्रिया, सेल्फ पॉइजनिंग प्रोसेस की अलग अलग 6 अवस्थाएं होती है।
इसमें है सेल्फ पॉइजनिंग और दूसरा है, पहला है सेल्फ पॉइजनिंग फेज और उसका ट्रीटमेंट मेरिडियंस के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो पहला है ह्यूमरल फेज या द्रवात्मक अवस्था। यह है सेल के बाहर, जब सेल के बाहर और अंदर लिक्विड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये जो फेज है ह्यूमरल फेज, या सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही जब बीमारी आती है उस समय के फेज को बताता है, या एक्यूट कंडीशन है। इसमें आता है, इसमें निष्कासन, इसमें ह्यूमरल फेज में अवस्थाएं आती है, वह है एक्सक्रिएशन फेज, जिसमें एक्सक्रिएशन सही ढंग से अगर नहीं हो पाता है तब जिस तरह की बीमारी आती है, एक्यूट कंडीशन में है, उसमें हम उपचार करेंगे। किसमें? उसमें क्लीनिंग का काम किया जाता है, क्योंकि वो सही ढंग से एक्सक्रिएट बॉडी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्लीनिंग जरूरी होगी। तो क्लीनिंग करने के लिए हम जिस मेरिडियन को यूज करेंगे वह है लिम्फ रीजनरेशन मेरिडियन। इसके आधार पर हम शुरुआती कंडीशन में अगर समझ जाते हैं तो हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह एक्यूट फेज हुआ। फिर है प्रतिक्रियात्मक अवस्था। जब हम इस कंडीशन में नहीं, एक्सक्रिएशन वाले फेज में नहीं डायग्नोस करके ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो बॉडी में जब टॉक्सिन्स रह जाती है तो बॉडी को वो क्या करती है, रिएक्शन वाले फेज में लाती है, जिससे कि बॉडी अच्छी चीज़ों को भी, एक तो रिएक्शन वाले फेज में लाती है जिसमें टॉक्सिन्स आता है, और जब बॉडी कभी भी अच्छी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और रिएक्ट करता है कि जो चीज़ मेरे लिए खराब है वो किसी और के लिए सही होगा, तो ऐसे कंडीशन में भी ये कंडीशन आता है प्रतिक्रियात्मक अवस्था, रिएक्शन वाला फेज आता है। और इसमें किस मेरिडियन पर हम ट्रीटमेंट देंगे? एलर्जी या वास्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन, जिसको कि आज का हमारा चैप्टर भी है, आगे इसको हम इन ब्रीफ पढ़ेंगे। फिर तीसरा फेज है इसमें एकत्रीकरण अवस्था, डिपोजिट फेज। हमने देखा एक्सक्रेशन नहीं हो जाने पर वह बॉडी रिएक्ट करता है जम जाने के बाद, उसके बाद भी उस कंडीशन में भी अगर बीमारी को नहीं समझ पाते हैं और एडी मेरिडियन का यूज करके बीमारी को नहीं खत्म कर पाते, तो तीसरा पोजीशन आता है डिपोजिशन फेज। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिन्स के है, फैट के, वो सारा डिपोजिट होकर फैटी एसिड, फैटी लिवर, इस तरह से लंग्स में फैट का बढ़, मतलब हर एक तरह से सब जगह फैट का बढ़ जाना डिपोजिशन फेज आता है। और ऐसे कंडीशन में हम फैट डिजेनरेशन मेरिडियन पर उपचार देकर बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसके बाद अभी हमने देखा अभी 3 फेज की जो हमने चर्चा की वह है ह्यूमरल फेज। उसके बाद 3 फेज, वो एक्यूट कंडीशन था। अब है क्रॉनिक फेज। क्रॉनिक फेज है कोशिकीय अवस्था या सेलुलर। जब ह्यूमरल फेज पर द्रव्य वाले कंडीशन में हमने नहीं ट्रीट किया तो वह आकर हमारे सेलुलर फेज में एंटर करता है। और ऐसे में होता है, इसमें भी 3 फेजेज आते हैं। ये एक्यूट फेज में एंटर कर चुके हैं, सॉरी क्रॉनिक फेज में हम एंटर कर रहे हैं। इसमें पहला है इम्प्रेग्नेशन फेज। इम्प्रेग्नेशन फेज है, इसमें क्या होता है कि जबरदस्ती घुसना। जब हम इन तीनों फेज तक नहीं, एक्यूट वाले कंडीशन में इलाज नहीं देते हैं, तब क्या होता है कि हमारे सेल्स कमजोर होंगे और उसमें बैक्टीरिया या वायरस जबरदस्ती घुस करके सेल्स को बीमार करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में फिर हमें धीरे धीरे हमारा ट्रीटमेंट क्रॉनिक की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे कंडीशन में हम फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन पर इलाज करेंगे। उसके आगे आता है, अगर यहाँ पर भी अगर नहीं हम डायग्नोस कर पाते हैं तो वह अगला स्टेज आ जाता है, इसमें सेलुलर फेज में सेकेंड स्टेज आ जाता है अपजननात्मक अवस्था या डिजेनरेशन फेज। और इसमें फिर हमें यह क्रॉनिक स्टेज है। ऐसे में हम नर्व्स डिजेनरेशन मेरिडियन, स्किन डिजेनरेशन मेरिडियन और जॉइंट डिजेनरेशन मेरिडियन, इन तीनों को यूज करके बीमारी का इलाज करते हैं। उसके बाद हमने सुना होगा कि जब पेशेंट आते हैं, कभी कोई ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज में आते हैं, सिर्फ कैंसर ही नहीं, बहुत सारी बीमारी, मतलब वो अब संभालने लायक नहीं है, वो बिल्कुल क्रॉनिक में भी बिल्कुल लास्ट फेज में चला गया है, बहुत ही क्रॉनिक स्टेज में चला गया है। तो ऐसे में आता है कैंसर या मैलिग्नेंट डिजीज फेज। और ऐसे कंडीशन में हम फिर भी ट्रीटमेंट देते हैं और मरीज को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके लिए हम ऑर्गन डिजेनरेशन वेसल्स पर उसका इलाज करेंगे। तो इस तरह से ये 2 फेजेज हैं, ह्यूमरल और सेलुलर, और उसमें 6 फेजेज हो गए कि किस तरह से बीमारी शरीर में एंटर करता है, किस किस मेरिडियन पर हम इलाज कर सकते हैं। और ये जो EAV के अकॉर्डिंग जो ये है, इतने ये मेरिडियंस है, इसका यूज हम किस जगह कर सकते हैं, किस फेज में कर सकते हैं बीमारी में, ये बताया गया है। फिर बीमारियों के संकेत क्या होते हैं, या इससे पहले हम देखते हैं तीनों जो मैंने जिस तरह से कहा है, इन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं, बीमारियों के निम्नलिखित संकेत होते हैं, किस तरह से बीमारी किस तरह से इंडिकेशन देते हैं, उनके संकेत क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं। तो इन्फ्लामेटरी सिस्टम, इसमें सिम्टम में बताया था सूजन, दर्द, जलन।
क्षयात्मक डिजेनरेटिव में सिम्टम होते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड डिजेनरेटिव, ऐसे ये कंडीशन आता है, क्रॉनिक रोग में आ जाता है। फिर एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस, फोसाई का मतलब बीमारी है तो कहीं, बीमारी का रूट कहीं और है, मैनिफेस्ट कहीं और हो रहा है, दिखता कहीं और है। फिर तो इसमें फिर सारे स्टेजेस के बारे में बताया गया है। प्रदाहात्मक अवस्था या इन्फ्लामेटरी फेज इसमें स्वेलिंग, इसमें दर्द होता है, पेन आता है, जलन है, लाली, सूजन, निष्क्रियता, ये सारे सिम्टम बताए गए हैं कि इसमें क्या पहला जो है इन्फ्लामेटरी फेज में किस तरह से बीमारी परिलक्षित होगा। स्वस्थ शरीर की कोशिकाओं में जब अवांछनीय जीवाणु, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर जाते हैं, ये हेल्दी मनुष्य में बीमार होने की शुरुआत है। उसी समय अगर हम समझ जाए तो उसका हम इलाज कर सकते हैं, यह बता रहा है। तो कोशिकाओं के लाइसोसोम उसे निगल कर खा जाते हैं। लाइसोसोम का हमारे बॉडी में यही काम होता है कि जब एक हेल्दी मनुष्य में टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वायरस घुसते हैं तो लाइसोसोम उसे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खत्म कर देता है और अपने एंजाइम से उनको पचा लेता है। पर जब लाइसोसोम इस कार्य को करने में असफल हो जाता है, तब वह मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसता है। बाहरी और अंदरूनी सेल मेम्ब्रेन से बाहर बाह्य कोशिका तरल में फट जाता है तथा शत्रु एवं एंजाइम दोनों को छोड़ देते हैं। वह सेल लाइसोसोम कार्य करने में असफल होता है तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर बाह्य कोशिका तरल में यह बैक्टीरिया, वायरस जो भी है फट जाते हैं और शत्रु और एंजाइम दोनों पर अटैक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे में यह एंजाइम अन्य कोशिकाओं के मेम्ब्रेन को पचाने लगता है। फिर ये जो एंजाइम्स हैं वह अन्य कोशिकाओं के मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को पचाने लगता है। यह दुरूह स्थिति से बचने के लिए उस स्थान पर रक्त का बहाव बढ़ जाता है, अतः वहां का रंग लाल हो जाता है। यह हमने देखा होगा कि जहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है, चाहे जब चोट लगती है, उस जगह पर रेडिशनेस हो जाता है, हल्का स्वेलिंग के साथ रेडनेस हो जाता है। यह बता रहा है कि क्यों होता है। ऐसे में जब जबरदस्ती बैक्टीरिया, वायरस घुसता है तो उसका सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करता है और वहां पर उस जगह को की भरपाई करने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अमाउंट में उस जगह पर आ जाता है, जिससे कि वहां पर गर्माहट के साथ, स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी आ जाता है। इसको ही हम प्रदाहात्मक या इन्फ्लामेटरी स्टेज कहते हैं। इट मीन्स इन्फ्लामेशन, यह इन्फ्लामेशन कहलाएगा। इट डिनोट्स दैट देयर इज ए मोर की, यह ज्यादा एक्सेसिव की वजह से होता है। एंड साइट और इन्फ्लामेशन की जगह पर एक्सेस हो गया की का। देयर इज वन एक्सेप्शन ऑफ अर्थराइटिस एक एक्सेप्शन है। इन क्रोनिक अर्थराइटिस देयर इज ए लेस की एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन के साइड में। क्रॉनिक अगर अर्थराइटिस है तो ऐसे कंडीशन में इन्फ्लामेशन के साइट पर, जगह पर, वहां लेस की होगा। लेस की मतलब एक्सेस नहीं होकर वह कम होगा वहां की। फिर सेकेंड स्टेज है डिजेनरेटिव फेज। डिजेनरेशन मीन्स डिटोरिएशन, घटना। डिजेनरेशन इज चेंजेस फ्रॉम हायर टू लोअर और लेस फंक्शनली एक्टिविटी। बाह्य कोशिका तरल में जब अवांछनीय तत्व लगातार बने ही रहते हैं, जब लाइसोसोम भी अपने लेवल पर नहीं कर पाता, उसके बाद भी वह बने ही रहते हैं, तो कोशिका की कार्यशैली असंतुलित हो जाती है। जब भी कोई बाहर से अंदर आएगा तो वो इम्बैलेंस हो जाता है उसका कार्य करना। तो ऐसे में कोशिका डिजेनरेट करने लगती है। जब बाह्य कोशिकाएं तरल अवांछनीय तत्वों से मुक्त हो जाता है तो कोशिका पुनः स्वस्थ हो जाती है। और ऐसे कंडीशन में अगर सही ढंग से ट्रीट करके जो बाहर से टॉक्सिन्स गए हैं, बैक्टीरिया, वायरस गए, उसको अगर डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसी स्टेज में हम बीमारी को क्योर कर सकते हैं और हमारे सेल्स पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। इसे रीजनरेशन कहते हैं। डिजेनरेशन हुआ कि बाहर से जाकर उसको डिस्ट्रॉय किया, और इसी स्टेज में अगर क्योर कर देते हैं तो वह फिर सेल स्वस्थ हो जाता है, वह रीजनरेशन कहलाएगा। तो इसमें अवांछनीय तत्व जो आते हैं, जो अटैक करते हैं, उसमें आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, एल्ब्यूमिन, न्यूट्रल फैट, लिपिड, जल, फाइब्रिन और म्यूकस। इसमें आता है इन डिजेनरेशन देयर इज लेस देन नीडेड की, जितना चाहिए उससे कम हो जाता है। इन साइट ऑफ डिजेनरेशन इट इज कॉज ऑफ नमनेस, लोअर फंक्शनल कैपेसिटी। इट डिनोट्स बाय ओस और सिस, जैसे पैरालिसिस, न्यूरोसिस, वेरिकोज एक्सेट्रा। फिर है सिस इंक्लूड्स। सिस में आते हैं क्या क्या कंडीशन आएंगे, कि किस तरह की सिम्टम होंगे। फाइब्रोसिस बनना, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, इनहेबिटेशन निरोध, स्रावों का रुक जाना, स्ट्रेसिस बनाना, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज, परानुकंपनीय क्रियाएं, कोल्ड हो जाना, स्ट्रेसिस रुकावट होना, बेसिस रिएक्शन,
फिर है डिजेनरेशन इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद नॉर्मल एजिंग बट ऑल्सो टेक प्लेस प्रीमेच्योरली व्हेन स्ट्रक्चर डिटोरिएट कॉजिंग इम्पेयर फंक्शन। तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड डिजेनरेटिव सिम्टम। ऐसे पुराने रोगों में होता है जब इन्फ्लामेशन एंड और डिजेनरेटिव दोनों प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तो हमने देखा इन्फ्लामेशन एक्यूट वाले कंडीशन में है, ह्यूमरल फेज में था, और ये डिजेनरेशन दोनों मिलकर फिर पुराने रोग क्रोनिक रोग को ये करते हैं, दिखाते हैं। एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस, अब जो हमने देखा था फोसाई, एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस क्या है उसके बारे में। बीमारी का जहाँ प्राकट्य होता है उसे फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस कहते हैं, जैसे तीव्र दांतों का दर्द होना, तो फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस दांत है। इसमें दांत दर्द तो दांत में दिख रहा है, पर दांत के अंदर दांत दर्द अंदर ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड, जोर इत्यादि में आए हुए रोग की प्रति मैनिफेस्टेशन का ही एक ये है, मैनिफेस्टेशन है उसका। ये कहने का मतलब दांत में दर्द तो हमें दिख रहा है, महसूस हो रहा है, समझ में आ रहा है कि दांत में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका रूट ऑफ कॉज जो हमें दिख नहीं रहा है वह उसका कारण हो सकता है ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड और जोरों में आई तकलीफ की वजह से यह दर्द मैनिफेस्ट हो सकता है दांत में। फिर है केवल फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस का उपचार करने से बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है, ऐसे में बीमारी फिर से होने की संभावना होती है। तो इस तरह से फिर इसी कंडीशन में फिर हम अपने इस मेरिडियंस को यूज करते हैं। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में विभिन्न फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस के उपचार के लिए प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। इन प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार देने से पुराने रोग में भी आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। तो यह बताया जा रहा है कि ये भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे सर में फोसाई के उपचार के लिए प्रोटोकॉल का विस्तृत विवरण इस प्रकार से। इसमें आई, आंखों में जहाँ फोसाई का असर होता है, आंख में, कान में, टॉन्सिल्स में, टंग में, नोज एंड साइनस में, टिथ एंड जॉ में, लेरिंग्स में, फेरिंग्स में और ओजोफेगस में, अन्न की नली में। जब बीमारी शरीर के केवल एक भाग में प्रकट हो तो उसे वन साइड फोसाई कहते हैं। जब बीमारी केवल वन साइडेड हो अथवा अर्थात केवल बाएं भाग में हो अथवा दाहिने तरफ हो तो इसे वर्टिकल फोसाई कहते हैं। वर्टिकल फोसाई के उपचार का अलग प्रोटोकॉल होता है और हॉरिजॉन्टल फोसाई के उपचार का अलग प्रोटोकॉल होता है। क्रॉनिकल बर्डनिंग ऑफ फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस जब पुरानी हो जाती है तो इसे इरिटेशन लगातार रहता है और रह कर यह प्रकट होता है। कुछ टाइम के लिए अगर दब भी जाता है तो फिर वह रियकर हो जाता है। स्पेशल नोट इसके बाद है ईएवी में पुरानी बीमारियों के उपचार के लिए प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं, जैसे डायबिटीज, आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, हार्ट ब्लॉक, एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म, ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ये स्पेशल नोट हमें ईएवी के इंपॉर्टेंस को बता रहा है। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, अल्सर एसिड बेस रेशियो इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, डायवर्टिकुलम, एपेंडिसाइटिस, स्कार्स, कॉर्न्स डिजीज आदि के उपचार में प्रोटोकॉल भी ईओवी में तैयार किए गए हैं। कहने का मतलब ऐसी बीमारी का भी इलाज हम बहुत ही अच्छे ढंग से ईओवी में कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर विधि में उपचार देने से बीमारी में लाभ होता है अथवा बीमारी बढ़ रही है। इसका मेजरमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस एवं इंस्ट्रूमेंट जिसका के नाम डर्मेट्रॉन है के द्वारा किया जाता है। चीनी एक्यूपंक्चर में उपचार के प्रभाव का पता केवल सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस के द्वारा किया जाता है। तो कहने का मतलब अगर चाइनीज एक्यूप्रेशर का जो हमारा ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूप्रेशर है उसके इलाज में हम अनुमान लगा सकते हैं या पेशेंट फीडबैक देता है। जैसे इन्फ्लामेशन है तो वहाँ का कलर देखकर वो कम होता है, अनुमान के तहत ही हम इलाज देते हैं और समझते हैं कि यह सही है। लेकिन इसमें बिल्कुल ऑथेंटिक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डर्मेट्रॉन मशीन से उसका ये करके मेजरमेंट करके इसमें इलाज को हम देख सकते हैं कि हमारा इलाज कितना सक्सेस है। डर्मेट्रॉन मशीन महंगी है, इसके बारे में बताया गया है कि भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं है। ऑर्डिनरी पॉइंट फाइंडर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा संबंधित बिंदुओं पर ऊर्जा देकर दबाकर यह डर्मेट्रॉन मशीन के बारे में बताया गया कि वह किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से इतना इफेक्टिव इफेक्ट उसका आता है। तो इस तरह से हमने सेकेंड चैप्टर इसके प्रिंसिपल्स को जाना। ईएवी के इंट्रोडक्शन को हमने देखा था इससे पहले क्लास में, आज हमने इसके प्रिंसिपल के इंट्रोडक्शन को देखा था, अभी हमने इसके प्रिंसिपल्स को देखा है। अब हम देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, फंडामेंटल्स के बारे में कि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का फंडामेंटल क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या है। इसमें है डॉक्टर आर वॉल ने डर्मेट्रॉन नामक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाया जिसकी कि अभी हमने चर्चा की थी।
इस यंत्र के द्वारा रोगी के रोगों का निदान एवं उपचार किया जाता है। इस यंत्र की कार्य प्रणाली एवं विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार की है। अब इसमें हमें सिद्धांत के चैप्टर में हमें डर्मेट्रॉन मशीन के बारे में कुछ बताया गया, फिर इसके सिद्धांत के बारे में आगे देखते हैं। रोगी के शरीर पर स्थित एक्यूपॉइंट के इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को डर्मेट्रॉन नामक मशीन के निदान भाग द्वारा नापा जाता है। रोगी के शरीर पर जो एक्यूपॉइंट्स है, जिस पर कि हम अभी तक अनुमान से मैग्नेट लगाकर सेडेट टोन करके न्यूट्रल करके उसका इलाज करते थे, इसमें डर्मेट्रॉन मशीन के द्वारा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को डर्मेट्रॉन मशीन के द्वारा डायग्नोस करके देख करके मेजरमेंट को देख करके उसका हम एक्यूरेट इलाज करते हैं। इस यंत्र द्वारा 135 मिलीवोल्ट से लेकर 2070 मिलीवोल्ट तक के वोल्टेज को नापा जाता है। एवरेज वोल्टेज 900 मिलीवोल्ट होता है, जिससे डायल में 50 मार्क पर प्रदर्शित किया जाता है। रोगी के शरीर में प्रवाहित होने वाला करंट उपरोक्त वोल्टेज, ये जो हमें बताया गया 135 से लेकर 2070 वोल्ट तक, इसके बीच के रेंज में 5.50 से लेकर 11.25 माइक्रो पर एम्पियर तक हो सकता है। यह करंट इतना कम होता है कि इस करंट का रोगी को पता तक नहीं लगता है। हमारे बॉडी में डर्मेट्रॉन मशीन से ये का करंट पास कराया जाता है, माइक्रो एम्पियर का करंट पास कराया जाता है, लेकिन यह इतना कम होता है कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। अतः ईएवी द्वारा उपचार एवं निदान करने से रोगी को करंट का पता नहीं लगता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की विद्युत प्रवाह क्षमता से यह काफी कम होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में भी विद्युत प्रवाह होते रहता है, कि का सर्कुलेशन फ्लो होते रहता है, लेकिन ये डर्मेट्रॉन मशीन से इससे भी इतने कम ये में अमाउंट में ये इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है कि हमें पता नहीं चलता है। केवल उपचार यंत्र में ही रीडिंग देखकर उपचारक उपचार दे सकता है। सिर्फ जो हमारे बॉडी में करंट को पास कराया जाता है, उसको हम मशीन में देखकर ही उसके आधार पर हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें जब शरीर में डर्मेट्रॉन यंत्र द्वारा विद्युत प्रवाह दिया जाता है तो डायल पर 50 यूनिट का संकेत बताता है कि 0.87 वोल्ट विद्युत ऊर्जा रेसिस्टेंस का शरीर प्रतिकार कर रहा है। दूसरा है, मनुष्य के शरीर का सामान्य बिंदु रेसिस्टेंस 0.87 वोल्ट तक होता है। सर, इसको आप समझाएंगे? जी हाँ, बताना। ऐसा है ना, देखिए, इसको केवल बहुत हम लोग वैज्ञानिक रूप से नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे केवल ये कि जो ये करंट दे रहा है, बिजली का कोई करंट दे रहा है, वो करंट अगर हमको लगे और हमारा ब्रेन प्रभावित हो तो हमारा फिर फायदा क्या है इसका। तो उन्होंने कहा कि ये जो इतना करंट कम होता है कि वो करंट आपके ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं कर पाता, यानी ब्रेन उसको समझ ही नहीं पाता। यानी अगर ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा तो ब्रेन इसका रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो वो इतना कम होता है, जो इसका वोल्ट या वोल्ट में कहिए, रेजिस्टेंस में कह लीजिए और एम्पियर में कह लीजिए, वो इतना कुल कम होता है कि हमारे शरीर का जो सिस्टम है, ब्रेन जो सिस्टम है समझने का, ब्रेन उससे प्रभावित नहीं होता, यानी स्टिमुलेट नहीं होता, यानी ब्रेन को पता नहीं चलता। तो अब अगर हम मानेंगे बड़ा दे दें वोल्ट वाला, तो वो तुरंत जो है ब्रेन में ही हो जाएगा। मालूम हुआ ब्रेन को जिसको ट्रीटमेंट करना है वही बेचारा परेशान हो गया, तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसलिए ये मशीन कारगर है और उन्होंने इस सिस्टम बनाई है कि रेजिस्टेंस और वोल्ट और एम्पियर तीनों के बीच में इतना बढ़िया बैलेंस है कि वो आपके शरीर को या आपके ब्रेन को प्रभावित नहीं करता। ठीक, मनुष्य के शरीर का सामान्य विद्युत रेजिस्टेंस 0.87 वोल्ट होता है। अब इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो उससे कम होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा हम लोगों ने कल बताया था, याद करिए उसमें, कि एक ही पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस पाया गया वो वोल्ट बटा एम्पियर होता है। तो वो रेजिस्टेंस इतना कम है शरीर में, जो उन पॉइंट पर, एको पॉइंट्स पर कम था, और उससे 20 गुना अन्य बिंदुओं पर था। जो और उसके बगल में कोई बिंदु देखे तो वहां रेजिस्टेंस 20 गुना अधिक था, यहाँ पर रेजिस्टेंस उससे 20 गुना कम था। इसलिए डॉक्टर वॉल ने उन पॉइंट्स को देखा कि जो टीसीएम कह रहा है कि ये पॉइंट हमारा एको पॉइंट है, वहां पर उन्होंने देखा कि यस, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस ही कम है, तो उसको उन्होंने नाप लिया।
फिर इसको हम लोगों ने कल बहुत बढ़िया से बताया था कि सामान्य रीडिंग 50 होती है। अब 50 रीडिंग डायल ऐसा बनाया कि अगर 50 की रीडिंग आएगी तो हम समझेंगे कि ये हमारी रीडिंग बढ़िया रीडिंग है। फिर 40 से 60 के बीच में होगी तो हम लोग समझेंगे चलो कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल के रेंज में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 60 से ऊपर जाने लगेगी, यानी 60 से ऊपर 70 करीब हो जाएगी, तो हम समझेंगे कि कोई इन्फ्लेमेशन शुरू हो रहा है। 80 से अधिक रीडिंग हो जाएगी तो हमें इन्फ्लेमेशन की फेज बढ़ रहा है, और अधिक हो जाएगी 100 के करीब हो जाएगी तो हम समझेंगे कि इन्फ्लेमेशन बहुत अधिक हो रहा है, हाई इन्फ्लेमेटरी फेज हो गया है। अब इसके विपरीत क्या है, 50, तो 40 से 50 के बीच में अगर होगा तो हम लोग समझ लेंगे भाई ठीक है, 50 से कम है तो कोई बात नहीं। 40 से 60 हमने कहा ना, 40 से 60, तो 40 तक अगर आ जाती तो भी हम लोग समझ लेंगे। लेकिन अगर 40 से और कम, 40 से 35 की तरफ बढ़ेगी तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि अब डिजेनरेटिव फेज आरंभ हो गया है। अब अगर 35 से और कम हो गई, 25 की 30 करीब हो गई तो डिजेनरेशन और अधिक बढ़ गया है, और 25 से अगर और कम हो गई तो हम लोग मानेंगे कि अब कहीं ना कहीं मैलिग्नेंसी की शुरुआत होने वाली है। 25 से कम होगी तो इंडिकेटर ड्रॉप, अगर मान लीजिए कोई, वो हमारे इंडिकेटर यूं डायल में चलता है, इंडिकेटर इसको बोलते हैं। तो अगर अचानक कोई, जैसे आप उसको करें और करंट देखें और इंडिकेटर ड्रॉप, माने ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप माने कम होना है, तो अगर ड्रॉप तुरंत हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि कोई इस समय सेल कहीं डीके हो रही है। बस इससे हम लोग को इंडिकेटर ड्रॉप से यही समझना है। तो यानी ये रीडिंग 50 स्टैंडर्ड है, 50 से ऊपर इन्फ्लेमेशन है और 50 से कम डिजेनरेशन है। ये एक आपको संकेत दे देती है। फिर अगर मान लीजिए आपकी एनर्जी कम है तो हम लोग उसको एनर्जी दे देते हैं। एनर्जी, अब इसका आगे पढ़ेंगे आप, वो बहुत बढ़िया वो है, इसी किताब में आगे दिया होगा हो, इस किताब में नहीं दिया हुआ शायद, लेकिन इसमें एक और चीज वैसे ही बता दें कि हमारे शरीर में जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में जब हम लोग इससे करंट देते हैं तो वो करंट हमारे शरीर का एक ही धर्म है, हमारा शरीर अधिक नहीं लेना चाहता। जितना अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर करंट कम है, यानी इस पॉइंट पर हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको टोनिफिकेशन की आवश्यकता है, तो ये बिजली के करंट देते रहते हैं, तब तक ये लेता रहता है जब तक ये नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने पर ये स्वयं नहीं लेता। जैसे हमारा याद करिए, सेल कह रहा था कि हम ऑक्सीजन 4 अणु लेके गया, उस हीमोग्लोबिन उसने कहा ना हम नहीं लेंगे, हम तो केवल एक चाहिए हमको। वही स्थिति यहाँ की है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उतना ही लेते हैं जितना उनको जरूरत है, उससे अधिक नहीं लेते हैं। तो यानी आप कोई मशीन से दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं और उसको लगाए हुए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां उसको नॉर्मल हुई वहां वो लेना बंद कर देता है। आप जैसे आप हमारे तमाम वो इंस्ट्रूमेंट है जो जैसे गीजर है, इन सब में क्या होता है कि बिजली करंट आप देते हैं तो एक समय में अपने आप कट आउट हो जाता है, यानी वो नहीं लेता है। तो वही तो अर्थ हुआ। ऐसे ब्रेन में मतलब इन पॉइंट्स पर, ये ब्रेन से जुड़े हुए पॉइंट ना, इन पॉइंट्स में इतना वो होता है कि जितना भी लेना और जितनी कम है उतना तो लेता है, उसके बाद लेना बंद कर देता है, तो कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक मैडम? ठीक है सर। तो इस तरह से हमने ईएवी के प्रिंसिपल्स को भी देखा और फंडामेंटल्स के बारे में भी जाना। अब हम अपने अगले चैप्टर नंबर 6, ये ईएवी के अकॉर्डिंग जितने भी मेरिडियन है उसमें से एक है एडी मेरिडियन या एलर्जी वास्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन, चैप्टर नंबर 6, उस पर कुछ चर्चा करें, उसके बारे में कुछ जाने। तो इस चैप्टर में पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एलर्जी है क्या। एलर्जी मेरिडियन और वास्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन और टिश्यू डिजेनरेशन मेरिडियन भी इसे हम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले एलर्जी के बारे में अगर हम जाने तो अच्छा ना मैडम, इसमें एलर्जी के संबंध में ये इस किताब में बहुत अधिक दिया हुआ है। अगर आप उसको भी पढ़ लोगे तो समझ लीजिए सबको समझ में आ जाएगा। अगर आप बताओगे
तो फिर इसको पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है सर। अगर आप खुद अपनी तरफ से बताओगे तो फिर इसको नहीं पढ़ पाओगे। अगर ठीक इसी है। को बता दोगे तो आप जितना तैयार किए होंगे वो भी इसी से कवर हो जाएगा, जो मेरे ठीक हिसाब है। से बता रहा है। चलो ठीक है सर, ये फिर मैं बहुत अधिक डिटेल्ड है, डिटेल्ड है बिल्कुल सर, जी। इसी से मैंने भी बनाया था, मैं इसी में हाँ, शुरू करती तो हूँ सर। फिर ठीक दोबारा है। नहीं पढ़ना, फिर दोबारा हाँ, मत दोबारा पढ़िएगा नहीं। इसको। ठीक है सर। अगर आप बता देंगे शॉर्ट में तो मत पढ़िएगा इसको। ठीक है सर। तो इसका लोकेशन अगर हम देखें एडी मेरिडियन का या वास्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन का अगर लोकेशन हम देखें, तो हमने ये जाना है अभी तक कि ये डॉक्टर वॉल ने जहां जहां हमारे हाथ में मेरिडियंस की खाली जगह थी उस जगह पर अपने जिस मेरिडियन को इंट्रोड्यूस किया वहां पर उसकी प्लॉटिंग की है। तो अभी हम ये मत बोलिए ना ना, ऐसा देखिए पहले समझ लीजिए। यस सर। हाँ, मैं एक सेकंड बस यही बता दूं आपको। डॉक्टर वॉल ने कोई प्लॉटिंग नहीं किया, पहले समझ लीजिए। उन्होंने प्लॉटिंग तो हम कोई बात करें, प्लॉटिंग माने हम यहाँ प्लॉट अलॉटमेंट करें, उन्होंने प्लॉट अलॉटमेंट किया ही नहीं। उन्होंने एक्चुअल देखा कि जो जहां पर ये मेरिडियन है यहाँ के पॉइंट देखा, तो उस पॉइंट का जो रिलेशनशिप था वो उस जगह देखा कि इससे एलर्जी होती है या इससे हमारा वेस्कुलर डिजेनरेशन होता है या इससे हमारा एंटी मेरिडियन प्रभावित होता है। तो वो उन्होंने प्लॉटिंग तो हम आयुर्वेद में कर रहे हैं, प्लॉटिंग में हम आयुर्वेद कर रहे हैं और हमारा चाइनीज सिस्टम, मैं 2 लाइन बोल दूं, चाइनीज सिस्टम और आयुर्वेद सिस्टम ये दार्शनिक विचार था। यानी दर्शन से मन से देखा, दर्शन माने मन से देखना, मन से देखा और हम लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया, उस कंसेप्ट को फॉर्मुलेट किया। डॉक्टर वॉल ने क्या किया, वो जो TCM कंसेप्ट था ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का, उसको उन्होंने पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रूफ दिया। उन्होंने डर्मेटॉन मशीनरी से देख लिया कि यहाँ पर ये पॉइंट हम वो बोल रहे हैं उस पॉइंट पर रेजिस्टेंस कम है, और इस पॉइंट का संबंध फिर उन्होंने ढूंढा कि ये पॉइंट का संबंध ब्रेन के इस भाग से है। ये उनकी रिसर्च है, इसलिए हम लोग प्लॉटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने ही हैज फाउंड इट। ठीक है, बस अंतर ये है। हम लोग प्लॉटिंग कहाँ कर रहे हैं, हम लोग आयुर्वेद में प्लॉटिंग कर रहे हैं। आयुर्वेद में हमने कहा कि ये हमारी लंग्स की उंगली है, ये हमारी लंग्स की उंगली है, ये हमारी वायु की उंगली है ना, ये हमने कहा। तो हम लोगों ने इनमें प्लॉटिंग किया है। उन्होंने डॉक्टर वॉल ने प्लॉटिंग नहीं किया, डॉक्टर वॉल ने यही पाया कि एंटी मेरिडियन यहाँ है, एडी मेरिडियन यहाँ है। वही सर मेरा ये कहना था ना कि जहां जैसे अगर इंडेक्स फिंगर की बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारे टुवर्ड्स थंब साइड है, और एंडी मेरिडियन जो जहां उन्होंने डाला है, प्लॉटिंग सही शब्द अगर नहीं है तो जहां उसको पाया है वो जगह खाली था, वहां पर उन्होंने एंडी मेरिडियन वो संयोग है। ओके सर। वो संयोग है, मतलब शरीर बनाया हुआ ईश्वर का। तो ये शरीर में ऐसी जो मेरिडियन जिनका संबंध कहीं से था वो दार्शनिक विचार में नहीं आ पाया था, उन्होंने नई मेरिडियन की खोज कर डाली कि यहाँ भी पॉइंट है और वो उन पॉइंट का संबंध इस मेरिडियन से है, तो वो उन्होंने खोज किया। बस इतना समझ। थैंक यू सर सही करने के लिए। हाँ, उन्होंने खोज की जहाँ ये कहना था कि जहाँ हमारे उंगलियों में, चाहे हमारे पैर की उंगलियों में, जहाँ जहाँ पहले से मेरिडियंस नहीं थे उस जगह पर जब उन्होंने खोज की तो उन्हें नए मेरिडियंस का पता लगा और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने उस पर इलाज किया, उसमें नंबरिंग, उस मेरिडियन का नंबर दिया और उसके अकॉर्डिंग इलाज किया। तो इसमें अगर हम देखें कि एलर्जी मेरिडियन की ये कहाँ है, का लोकेशन कहाँ है, तो हमारे मिडिल फिंगर में अल्नर साइड, हमारे मिडिल फिंगर में अल्नर साइड मीन्स स्मॉल फिंगर टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर साइड से प्रारंभ होकर हथेली के पीछे तक जाती है। तो हम अपने पिक्चर में भी देखते हैं, हमारी बुक में भी है कि हमारे मिडिल फिंगर में अल्नर साइड से स्टार्ट होकर और पीछे तक जाती है, हमारी हथेली तक जाती है। इसके बाद है यह मेरिडियन इसमें बिंदुओं की कुल संख्या 5 होती है। यह मेरिडियन दोनों तरफ बाइलेटरल होता है, दोनों हैंड में हमें मिलेगा। विशेषताएं क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये मेरिडियन सभी प्रकार के एलर्जी का उपचार करती है। अब आगे हम एलर्जी को जानेंगे कि एलर्जी एक्चुअली है क्या। इसमें निम्नलिखित प्रकार के एलर्जी के जो प्रॉब्लम होते हैं वो ठीक किए जाते हैं। इसमें पहला है स्किन एलर्जी, एलर्जिक कोलाइटिस, एलर्जिक गैस्ट्रोफी, एलर्जिक स्क्लेरोसिस, एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक साइनसिस, एलर्जिक हे फीवर और रेनाइटिस,
एलर्जी इज ड्यू टू डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की समस्याओं से एलर्जी का होना। एलर्जी का उपचार जो अब तक संभव नहीं हो पा रहा था, अब इस मेरिडियन की सहायता से बहुत आसानी से, क्योंकि उसका मेजरमेंट भी आ रहा है, तो बड़े आसानी से उसका उपचार कर सकते हैं। यह मेरिडियन एलर्जी के कारण, कॉजेज और क्योर दोनों का पता करती है, दोनों पर काम करती है, ताकि एलर्जी जड़ से ठीक हो जाए। कारण भी पता चलता है और उसका क्योर भी इस मेरिडियन के अकॉर्डिंग, मेरिडियन को ट्रीट करके हम दे सकते हैं। डॉक्टर बॉल ने यह सिद्ध किया कि धमनी काठिन्य, आर्टियल स्क्लेरोसिस तथा उससे होने वाले हृदय रोग, हार्ट ट्रबल्स और एलर्जी के कारण, हार्ट ट्रबल्स भी एलर्जी के कारण होते हैं। आर्टियल स्क्लेरोसिस और उससे होने वाले जो हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, वह भी एलर्जी के कारण हो सकता है। अभी तक तो हमने जाना कि ब्लॉकेज होता है या हाई बीपी, ये सारी प्रॉब्लम जाना, लेकिन एलर्जी की वजह से भी हार्ट ट्रबल हो सकता है। इसका एलर्जी भी हम एलर्जी मेरिडियन के माध्यम से कर सकते हैं और अच्छा लाभ मिलता है। प्रथम, इस मेरिडियन पर उपचार देने से हृदय की धमनियों की रुकावट का बढ़ना रुक जाता है। हृदय की धमनियों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, उसमें वह रुकावट में अंतर आता है और धीरे धीरे धमनियों की रुकावट कम हो जाती है। फिर अब है आगे, व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी एक्चुअल में है क्या? तो एलर्जी इज एबनॉर्मल रिएक्टिविटी of the body's immunological system. Allergy causes vascular degeneration and this is why the name of this meridian is allergy vascular degeneration. तो एलर्जी के बारे में सर मैं सिर्फ 2 लाइन से बताऊंगी कि एलर्जी शरीर की इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा की गई एबनॉर्मल रिएक्टिविटी है। अर्थात जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा इम्यून सिस्टम किसी हानि रहित चीज पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है, हमारे शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उसको, तो इससे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी, उसके बाद है एलर्जी के कई प्रकार, जिसको कि आगे देखेंगे। कहने का मतलब, जब हमारा बॉडी, एक स्वस्थ मनुष्य में एलर्जी किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। एलर्जी ये है कि हमारा बॉडी किसी अच्छी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसा कि हम बहुत सी सुना होगा, ड्राई फ्रूट एलर्जी। अब एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, इसी से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वही है। आपको भोजन मिला, आपको सब्जी बनी, और सब्जी मान लीजिए क्या तुरई की बनी है, ठीक है, तोरी समझ रहे सब लोग ना? जी सर। हैं? जी सर, जी सर। तो तोरी की सब्जी बनी, हाँ तोरी की सब्जी बनी, तोरी की सब्जी बनी, और आपने तुरंत ये कहा कि अरे तोरी, बस जैसे आपने कहा तोरी, तो ये कौन आपका रिएक्शन ही तो है। आप तर्क को छोड़ दीजिए, आपका रिएक्शन क्या है? आपने कहा तोरी, इसका मतलब कि आप तोरी पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों पसंद नहीं कर रहे? आपने देखा भी नहीं। उसने कहा ना कि हानि रहित चीज है, तोरी तो हानि रहित है, तोरी कोई नुकसान नहीं देनी है। लेकिन आपने अपने शरीर में, अभी रोग छोड़ दीजिए, आपने अपने शरीर से जो रिएक्शन दिया मन से, पहला वो कहा तोरी, यानी आप तोरी के प्रति अपने भाव को रिएक्ट कर रहे हैं कि हमको पसंद नहीं है। यही जो आप चीज है, यही आपका रोग प्रतिरोधक तंत्र ऐसे करता है। उसने किसी चीज को देखा और कहा कि अरे ये, जबकि वो हानि रहित है, मन हानिकारक नहीं है, वो अपना ही तंत्र है, सिस्टम है, लेकिन उसको पसंद नहीं कर रहा है। चलिए बस इतना बताना था, ठीक है सर। इसलिए मत कहिए कभी कि तोरी, कि घुइयां, कि आलू, कि वो कोई मत बोलिए, डोंट से इट। जैसे आप बोलेंगे वो ये तंत्र जो है, ये तंत्र भी तो आपका सहयोगी है, बस। ठीक, आगे। जैसे एलर्जी के बारे में जैसे बताया कि यह किसी भी चीज से हो सकता है। जो चीज मेरे लिए फायदेमंद है, वह सामने वाले के लिए वह एलर्जी का कारण हो सकता है। इसी क्रम में हम जानते हैं ड्राई फ्रूट एलर्जी, फूड एलर्जी, बहुत सारे ग्लूटेन एलर्जी। तो ये सारी चीजें खराब नहीं है, लेकिन किसी किसी का बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, यही एलर्जी के रूप में मैनिफेस्ट होता है। फिर है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एलर्जी। न्यूट्रिटिव एलर्जी, पाचन की एलर्जी आर कॉज्ड बाय एक्सेस कंजम्पशन ऑफ स्ट्रॉबेरीज। जब किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सेसिव हम कंजम्पशन किसी का कर लेते हैं, तो ऐसे में भी वह एलर्जी का कारण बन जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, टोमेटोज, नट्स, मीट्स, फिशेज, फैट्स लाइक मीट और एग्स, ये सारे भी एलर्जी का कारण होता है। केमिकल एलर्जी, पहले न्यूट्रिटिव एलर्जी हो गया, फिर सेकेंड नंबर पर है केमिकल एलर्जी, caused by preserving agent of the kind of, जैसे कि फूड स्टफ में है,
फिर केमिकल ट्रीटेड बाय कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्रेन, राइस, पोटैटोज, वेजिटेबल्स, फ्रूट जूस, फ्रूट स्पेशली साइट्रस फ्रूट। तो ये अभी तक जितने नाम लिया ग्रेन, राइस, ये सारी चीज़ें खराब तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे एलर्जी होता है, उनका बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। दे कॉज एलर्जी इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर म्यूकोसा। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, ये इन्फेक्शन का कारण भी बन जाता है। द कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एलर्जी मे बी इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स अप्लाइड इन वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो ये भोजन से रिलेटेड एलर्जी के बारे में बता रहा है कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि हम जो इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं हमारे फसलों में, उसकी वजह से भी ये एलर्जी हो सकता है। कॉजेज ऑफ हेड एलर्जी। अब हेड एलर्जी बहुत तरह की होती है, उसका क्या कारण है? इसमें पहला है कॉस्मेटिक्स, दूसरा हेयर डाई एंड शैम्पू, हेयर लोशन एंड स्प्रे, क्रियॉन्स, मस्कारा, इट इज कॉस्मेटिक और मस्कारा भी एलर्जी का रीजन होता है। फेस क्रीम, नेल वैसे नाखून पॉलिश हटाने वाला रिमूवर, आफ्टर शेव लोशन, डेंटल मटेरियल्स। दांत को जब फिलिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को, जैसे खासकर पारा, उससे एलर्जी होती है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। डेंटल फिलिंग, कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर। तो अगर इन सारी चीजें अच्छी है, लेकिन किसी को अगर एलर्जी है तो वह उसका कारण है। एल्मायगम, पारा मिली हुई वस्तुएं। एक्रिलेट, अ सिंथेटिक मटेरियल मेड फ्रॉम द एक्रिलिक एसिड। फिर है प्लास्टिक्स, पॉलिस्टर। बहुत सारे लोगों को कपड़े पहनने में पॉलिस्टर से एलर्जी होती है, उनको इचिंग होने लगती है। कॉजेज ऑफ एलर्जी ऑफ ओरल कैविटी। अब बताया कि मुंह में एलर्जी का क्या कारण है। तो डेंटल मटेरियल, दांतों के उपचार में लगाया जाने वाला, जैसे आरसीटी कराया जाता है, ब्रेसेस लगाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोग फीलिंग कराते हैं तरह तरह की चीज़ों का, ये मेटल का, उनसे भी उन्हें एलर्जी हो सकती है। इंटरवेनस और इंट्रामस्कुलर मेडिकेमेंट्स गिवन, ऐसी दवा जो इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट वेन्स में पहुंचाई जाती है या मसल से पहुंचाई जाती है, उनसे भी बहुत लोगों को एलर्जी होता है। एलर्जी आर ऑफ्टन कॉज बाय, इसके अलावा भी हो सकता है पिग मीट से, फिश से, एग से, मीट एक्सट्रैक्ट से, मिल्क, फर्टिलाइजर से, पोलन से, डस्ट से, इंसेक्टिसाइड से, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट से, इन सभी चीज़ों से भी लोगों को एलर्जी होती है। व्हाट आर द एक्वायर्ड एलर्जी? ये तो हमने देखा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, यहीं पे नोट करिएगा। एक्वायर्ड एलर्जी किसको कहते हैं? अर्जित एलर्जी, यहीं पे लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपना। हाँ चलिए बताइए। फिर इसमें एलर्जीज विच आर नॉट इनहेरिटेड but are contract as a result of factor of acting from the originating from outside organism are called acquired allergy। वह जो हमारे शरीर से के बाहर से जब आता है, हमारे शरीर में उपार्जित एवं अर्जित एलर्जी उसे कहते हैं जो जन्मोत्तर हुई तथा वंशानुगत नहीं होती है। जो हमारे जन्म के बाद हमारा बॉडी जिससे रिएक्ट करता है, एलर्जी होता है, यह हमारा वंशानुगत नहीं होता है, जेनेटिकली नहीं हमें एलर्जी होता है। जैसे बहुत सारे लोगों में होता है, अगर माँ को किसी चीज़ से एलर्जी हो तो उस बच्चे में भी आ जाता है एलर्जी, तो वह हो गया वंशानुगत या जेनेटिक एलर्जी हो गया। लेकिन जब जन्म के बाद अगर किसी इंडिविजुअल में किसी चीज़ से एलर्जी, पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो वह उसका हो गया उपार्जित एलर्जी। वह उसका अपना इंडिविजुअल है, जन्म के बाद उसका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वह एलर्जी हुई। फिर है इसके बाद है एलर्जी के टाइप। एलर्जीज में भी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की एलर्जी होती है। एंटीबॉडीज मेडिकेटेड एलर्जी, प्रतिरक्षी जनित एलर्जी। सेल मेडिकेटेड एलर्जी, कोशिका जनित एलर्जी। फिर मिश्रित प्रतिरक्षी एवं कोशिका जनित एलर्जी। अब इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें है एंटीबॉडी मेडिकेटेड एलर्जी। दिस टाइप ऑफ एलर्जी आर कॉज्ड बाय इमीडिएटली विद इन मिनट और एक्सपोजर टू एन एलर्जेन। इससे बता रहा है कि वह एलर्जी जो बॉडी में जिसका असर हुआ और विद इन मिनट के अंदर उसका एक्सपोजर, उसका मैनिफेस्टेशन, उसकी प्रॉब्लम किसी ह्यूमन में नजर आ गई। प्रॉब्लम कोई एंटीबॉडी डाला अपने शरीर में, जैसे डाला उसने तुरंत रिएक्ट कर दिया। एंटीबॉडी आप लोग लेते हैं ना, कोई एंटीबायोटिक दवा कोई ले रहा है, तो एंटीबॉडी जैसे भी गई तो तुरंत उसने शरीर ने रिएक्शन कर दिया, उसको बोलते हैं तुरंत, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती। चलिए सर, ऐसा होता है किसी ने एंटीबायोटिक्स की दवाई खाई थी तो उसके पूरे हाथों में तो पूरा जला हुआ सा ऐसा कुछ हो गया था। हाँ, इसीलिए डॉक्टर पूछते हैं कि आपको सल्फर ड्रग से एलर्जी, पूछते नहीं है
कि किससे Yes, sir. एलर्जी है, सल्फर डस्ट से है, किसी से है, किसी पेनिसिलिन के इंजेक्शन से है, पूछ लेते हैं। तो जो पहले से मालूम होता है तो लोग बता देते हैं कि और हमको ये within मत 1 minute, दीजिएगा। ठीक। ठीक है सर। फिर है, हाँ, जैसे कि इसमें बताया इसको है फीवर। यस सर। ठीक, इसे दिस इज एक्यूट टाइप ऑफ एलर्जी। This is acute type of allergy. This type of allergy reaction includes food allergy और childhood eczema, बचपन की एलर्जी जनित खुजली। फिर है हे फीवर, परागगज या पराग से होने वाले ज्वर जो अगस्त सितंबर में घास फूस सड़ने के बाद होता है। इसमें आंख, नाक, कान से स्राव होता है तथा छींकें आती है, जो एक्सटिंक्ट अस्थमा और एलर्जिक अस्थमा के रूप में जाना जाता है। एलर्जी जनित सांस रोग कहलाता है। एक तो अस्थमा हो गया, दूसरा एलर्जी की वजह से अगर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छींकें आती है, वह एलर्जिक अस्थमा हुआ। Following are the effect of above allergies. Allergic reaction causes vasodilation, रक्त वाहिनियों का फैलाव हो जाना। इसके क्या क्या रिएक्शन होते हैं यह बताया गया। लीडिंग टू स्किन रेसेस स्किन में रेसेस हो जाता है। फिर एलर्जिक रिएक्शन कॉजेज इंक्रीज परमेबिलिटी परागम्यता ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स लीडिंग आइदर और लोकल स्वेलिंग एडिमा के रूप में आता है और टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर एलर्जिक रिएक्शन कॉजेज स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू आइदर डिफिकल्टी और इन ब्रीदिंग और डिस्टर्बेंस ऑफ इंटेस्टाइनल फंक्शन। एलर्जी का कारण ब्रीदिंग के साथ साथ इंटेस्टाइनल फंक्शन में भी प्रॉब्लम आती है, उस रूप में भी परिलक्षित होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन बाय इंजेक्टेड causes generalized whole over body vasodilation leading to the severe hypotension and contraction of smooth muscles in the respiratory tract, causing acute breathing difficulty. A widespread skin rashes may also appear. तो यह बता रहा है कि अगर जिस तरह से एलर्जी ये होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्नीजिंग होती है, छींक आ जाती है, एक्यूट ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, ये सारी चीजें एलर्जी रिएक्शन के रूप में नजर आती है। और वाइड स्प्रेड बॉडी पर भी रेसेस के रूप में, इचिंग के बाद इचिंग के रूप में या रेसेस के रूप में यह नजर आता है, अपीयर होता है। वेन अनमैच्ड ब्लड इज एडमिनिस्ट्रेटेड, यह एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब अनमैच्ड ब्लड देते हैं एट टाइम इट कॉज इन्फ्लामेशन, उसी समय प्रदाह होता है, इन्फ्लामेशन होता है एंड लोकल डैमेज लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के रूप में नजर आएगा अगर अनमैच्ड ब्लड देते हैं तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब किडनी डिजीज जिसमें कि इन्फ्लामेशन एंड डैमेज्ड किडनी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसको हम बोल सकते हैं कि किडनी डिजीज है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है और जिसकी वजह से किडनी डैमेज होता है। ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से है, ठीक है। किडनी से, हाँ, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम। नेफ्राइटिस में नेफ्रॉन की, और ग्लोमेरुलो जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है ना, ग्लोमेरुलस उस पर उसकी वजह से, ठीक। फिर दूसरा है हमारा सेल मेडिकेटेड रिएक्शन, ये टाइप 2 में आ रहा है। दिस एलर्जिक रिएक्शन अपीयर ओवर द पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर। पहले तो हमने देखा विद इन मिनट में था फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में है वह पहले में दवाइयों वाली थी, याद करिए। पहले उन्होंने कहा था ना कि ये इस वाले हे फीवर वाला हुआ, ये फूड एलर्जी, चाइल्डहुड ये वाला, तो एंटीबॉडीज पैदा हुई इसलिए उसका रिएक्शन हुआ ये वाला। दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो है सेल मेडिएटेड रिएक्शन है, सेल में रिएक्शन हो रहा है, वो है। इसमें इंट्रासेलुलर माइक्रोबायोम्स बाय में कॉज ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, मम्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो हमें 24 से 48 आवर्स में ये होती है, लोकेट होती है, दिखती है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स और मम्स। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन में कॉज बाय स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन अगर किसी को ये हो रहा है, एलर्जी कर रहा है, तो वो स्मॉल पॉक्स के रूप में नजर आएगा। सम मेटल एंड केमिकल। स्मॉल पॉक्स में कभी कभी क्या होता है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आपने दिया, लेकिन वर्चुअली जो है हम लोग देते हैं क्या, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में स्मॉल पॉक्स के बैक्टीरिया होते हैं और वीक बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल बीमार में बैक्टीरिया होते हैं, मरने वाले बैक्टीरिया होते हैं। उनमें जैसे ये हुआ वैसे ही क्या हुआ, वो दे दिया गया। लेकिन मान लीजिए वो
पावरफुल हो गए, जैसे टेम्परेचर पर रखते हैं उसको और उस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर बढ़ गया तो गर्मी में वो सेल डबल हो जाते हैं। तो मान लीजिए वीक से वो पावरफुल हो गया और उसने जो है कर दिया तो वो ये स्मॉल पॉक्स कर देगा, वो भी तो सेल से मेडिएटेड, माने सेल में पहुंचने के बाद उसका रिएक्शन हुआ, इसलिए वो 24 से 48 घंटे में हो जाएगा। क्लियर? ठीक है सर। Some metals and chemicals combine with the protein of the skin and may cause allergic contract dermatitis. फिर mixed allergic reaction. Destruction of the body's own cells cause mixed allergic reaction. इसमें हमारे बॉडी का अपना सेल ही हमारे बॉडी में एलर्जी का कारण बनता है। सेल्फ एंटी एजिंग इन थायराइड में कॉज हेस्टिमोटो थायरोडाइटिस। इसमें थायराइड की बीमारी है, इसमें है कि हमारा सेल्फ एंटीजन ही हमारे बॉडी में, थायराइड का जो सेल्फ एंटीजन है वही हमें हेस्टिमोटो थायरोडाइटिस का रीजन बनता है। सेल्फ एंटीजन इन स्टमक में कॉज बाय एडिशंस पर्निकोअस एनीमिया। फिर सेल्फ एंटीजन इन कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड में कॉज बाय एडिशंस डिजीज। सेल्फ एंटीजन इन पैंक्रियास में कॉज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। सेल्फ एंटीजन इन जॉइंट विद साइनोवियल मेम्ब्रेन में कॉज बाय रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये हमारी ये सारी बता रहा है कि हमारे शरीर का अपना सेल ही रिएक्ट करके एलर्जी करके बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट होता है, दिख रहा है, आता है। इसमें ये सारी चीजें बीमारियों के बारे में बताया गया। साइनोवियल मेम्ब्रेन के रिएक्शन ये से एलर्जिक होने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रूप में नजर आता है, डायबिटीज मेलाइटिस, ये सारी चीजों के रूप में वह नजर आता है। फिर अगर हे फीवर की अगर बात करें, इसमें है मेन सिम्टम होता है राइनोरिया, एक्सेसिव वाटरी एक्सक्यूट फ्रॉम द नोज, नाक से बहुत ज्यादा वाटर का जाना। रेडनेस ऑफ आइजेस, ये हे फीवर के सिम्टम्स हैं। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ टीयर्स। फिर कॉजेज ऑफ हे फीवर, इसमें पॉलन पुष्प पराग से एलर्जी होता है। माइटिस इन पिलो फीवर, माइट्स इन पिलो फीवर, तकिए में जो एनिमल डेंडर, पशु की चर्म पपड़ी से भी एलर्जी। दिस सब्सटेंस कॉज, इसमें है रक्त वाहिनियों का फैलाव, वैसोडाइलेशन, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल, हाइपर सिक्रेशन ऑफ बाय ग्लैंड्स, स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज। दिस हाइपर सेंसिटिव टेंड टू रन इन फैमिलीज। यह है कि यह हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ये जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली में एक से दूसरे में भी जा सकता है। एलर्जिक अस्थमा और एट्रोपिक अस्थमा और इंस्ट्रिक्स अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा अकर इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। इसके मेन सिम्टम है ब्रीदिंग ट्रबल ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो। कॉज्ड बाय एलर्जिक अस्थमा कॉजेज, इसमें हाइपर सेंसिटिव ऑफ फॉरेन प्रोटीन, बाहरी प्रोटीन से काफी सेंसिटिव है बॉडी, पॉलन से सेंसिटिव हो, डस्ट कंटेन माइट्स एंड कॉर्पेट्स, फेदर पिलो, एनिमल डेंडर, फफूंदी की वजह से। अटैक ऑफ एलर्जिक अस्थमा बिकम्स लेस फ्रिक्वेंट एंड लेस सीवियर विथ एज के साथ साथ भी यह धीरे धीरे कम होते जाता है। द above referred substance cause vasodilation, increased permeability of capillary wall, hyper secretion of by glands, swelling of tissues. फिर है allergic alveolitis. It is caused by inhaling materials containment by the molds and fungi. Multicellular fungus appear as a layer on organic substance. फिर एलर्जिक एल्वोलाइटिस में बी द फॉलोइंग 3 टाइप्स, 3 तरह के हैं। फार्मर्स लंग्स बैगेसोसिस कॉज्ड बाय डिजीज, इसमें मोल्डी फफूंदी लगी घास की वजह से होता है। मोल्डी सुगर पेस्ट, फफूंदी लगी चीनी के पेस्ट की वजह से होता है। बर्ड हैंडल्स लंग्स, इसमें है कॉजेज ऑफ डिजीज का कारण है मोल्ड इन मोल्ड्स ऑफ बर्ड्स ड्रॉपिंग, बर्ड्स की जो क्या सर उसको बर्ड्स के बीट जो गिरते हैं उसकी वजह से यह हो सकता है। माल्ट वर्कर्स लंग्स कॉज ऑफ द डिजीज, मोल्डी बार्ली, फफूंदी लगी बार्ली की वजह से यह बीमारी हो सकती है। फिर सिम्टम है एल्वोलर वॉल्स बिकम्स थिक,
इसमें लंग्स की वॉल थिक हो जाती है, सिम्टम्स के रूप में नजर आएगा। देयर इज ए प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस प्रोग्रेसिव हो नजर आएगा। इट लीड्स टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट साइड हार्ट फेल्योर। फिर है रेमेटिक आर्थराइटिस। सर इसको करूं या चैप्टर में चलूं? नहीं बस बता दे, चैप्टर बाद में होगा। अच्छा ठीक है सर। फिर है rheumatic fever is an autoimmune disease occurring 2 or 4 weeks after throat infection. Children and young adults are most commonly affected. Rheumatic fever autoimmune disease है जिसमें 2 और 4 वीक्स थ्रोट इन्फेक्शन के बाद इसमें ये फीवर 2 या 4 वीक के थ्रोट के इन्फेक्शन के बाद, दर्द के बाद अपीयर होता है। चिल्ड्रन और यंग में मोस्ट कॉमनली ये चिल्ड्रन और यंग कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। आफ्टर द एक्यूट फेज देयर मे बी परमानेंट डैमेज टू द हार्ट वाल्व। एक्यूट फेज के बाद ये परमानेंट डैमेज करता है हार्ट वाल्व को। इवेंचुअली इट मे लीड द डिसएबिलिटी एंड पॉसिबली कार्डियक फेल्योर। कार्डियक फेल्योर की भी पॉसिबिलिटी होती है। स्टेनोसिस एंड इनकॉम्पेटेंस ऑफ मिट्रल एंड आयोटिक वाल्व मिट्रल वाल्व में परवर्शन होता है। ट्राइकास्पिड वाल्व समटाइम्स अफेक्टेड होती है और पल्मोनरी वाल्व रेयरली। पल्मोनरी वाल्व का प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन ट्राइकास्पिड वाल्व जो है, ट्राइकास्पिड होता है राइट साइड में, राइट साइड में प्रॉब्लम हो जाती है वाल्व नीचे वाले में। द पेरिकार्डियम में बिकम इनइलास्टिक। पेरिकार्डियम जो है वो जो इलास्टिसिटी खो देती है। पेरिकार्डियम बाहर कवरिंग है ना। द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ हार्ट में भी रिड्यूस्ड। अगर जो एक्सपेंशन करने वाला जो है उसका फंक्शन कम हो जाता है। इट लीड्स टू रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। तो यानी कार्डियक आउटपुट जो ब्लड को ब्लड सप्लाई करने की जो ताकत होती है, जो मात्रा होती है, वो कम हो जाती है। बोथ rheumatic fever and its effects are rheumatic arthritis, heart valve stenosis and inelasticity of pericardium can be treated via the allergy। ये कह रहे हैं ये जो बीमारियां हैं ये एलर्जी और वैस्कुलर, इसी नाम इसको वैस्कुलर डिजेनरेशन इसीलिए रखा हुआ है, एलर्जी एंड वैस्कुलर। तो कह रहे हैं वैस्कुलर डिजेनरेशन जो वेसल्स में होती है वो डिजेनरेशन एलर्जी की वजह से भी होती है। तो हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, बाद में हम लोग इसको अभी पूरा करेंगे। इससे कंसेप्ट ये आप समझिए, इसको एक बार पढ़ाने का उद्देश्य था कि आप लोग जो है, मैडम ने इसको पढ़ाया ठीक से ताकि इसको आप लोग समझ लें कि ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले इसको समझ तो लें कि क्या है एलर्जी। तो एलर्जी को समझ लीजिए और एलर्जी वो ट्रीटमेंट हम लोग आगे समझ लेंगे कि उसका कैसे कैसे है। लेकिन ये एलर्जिक मेरिडियन, ये एडी मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पूरा नाम केवल एलर्जी मेरिडियन नहीं है, एलर्जी एंड क्या है बोलिए आप लोग, बोलिए वैस्कुलर डिजेनरेशन। हाँ, वैस्कुलर डिजेनरेशन भी है इसमें। तो वैस्कुलर ये हम लोग छोड़ देते हैं, एलर्जी बोलते रहते हैं, एलर्जी एंड वैस्कुलर डिजेनरेशन। तो कभी कभी वैस्कुलर डिजेनरेशन यानी कभी भी किसी भी वैस्कुलर माने क्या हो, तीन होंगे वैस्कुलर। नंबर 1 आर्टरी, नंबर 2 वेन्स, नंबर 3 लिम्फेटिक वेसल्स भी तो है। वेसल हुई ना, एक आर्टरी, एक वेन्स और एक तीसरा हो गई लिम्फेटिक वेसल, वो भी तो वेसल है, वैस्कुलर है। तो वैस्कुलर डिजेनरेशन का तो बहुत बढ़िया। हम लोग जो है खेमका सर के सिद्धांतों को याद रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो अर्जित ज्ञान है, जो पढ़ा हुआ है हम लोग अर्जित ज्ञान है, उस अर्जित ज्ञान को ट्रांसफर करने का भी हमको मादा होना चाहिए, यानी हमको अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ताकि उसको हम जब बाहर भेजेंगे तो उससे कोई ना कोई लाभान्वित होगा, वो दूसरे को करेगा और इसलिए एक चेन बन जाएगी और तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग तिवारी जी के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।